नमस्कार दोस्तों, द मंथन एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर मैं नरेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों की पॉलिटी की सारी क्लास जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो है थोड़ा सा दक्षिणपंथी और वामपंथी के बारे में समझने का प्रयास किया था, यानी राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में समझने का प्रयास किया था। दूसरी चीजें हम लोगों ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में समझने का क्या किया था, प्रयास किया था। ठीक, तो कल की क्लास में हम लोगों ने बेहतर तरीके से दक्षिणपंथी और वामपंथी को समझा था, यानी राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, कौन सी पार्टियां राइट विंग में आती हैं, कौन सी पार्टियां लेफ्ट विंग में आती थी, इन सब चीजों को समझने का प्रयास किया था। और कल की क्लास में हम लोगों ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को समझा था। बेहतर तरीके से विधायिका को मतलब किस पार्टी मतलब विधायिका जो है क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है और न्यायपालिका जो है क्या कार्य करती है। विधायिका के अंतर्गत कौन से आती है, जैसे हमने बताया था विधायिका के अंतर्गत जो है सेंटर में अगर बात करें तो संसद आती है, और राज्य में अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल आती है। ठीक है, और कार्यपालिका में मैंने बात किया था, इसमें सरकार के अंग आते हैं। अगर केंद्र सरकार में बात करूं तो जैसे राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं, और जो कार्यपालिका के अंग जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी वगैरह आते हैं, और पुलिस प्रशासन वगैरह, ये सब सारी चीजें किसमें आती है, कार्यपालिका के अंतर्गत जो है आती है। न्यायपालिका को भी हमने समझने का प्रयास किया था कि न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। एक एक करके एग्जाम्पल के साथ भी समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से विधायिका कोई नियम कानून, जैसे टैक्स से संबंधित नियम कानून बनाना हुआ तो नियम कानून बनाने का कार्य विधायिका करेगी, उसके बाद टैक्स कितनी वसूली जाएगी किस तरीके से वो कार्यपालिका करेगी, और टैक्स से संबंधित अगर कोई विवाद होता है, कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है या किसी प्रकार से विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा जो है न्यायपालिका जो है करती है। ठीक, तो दो तीन एग्जाम्पल के साथ मैंने समझने का प्रयास किया था। एक कृषि से संबंधित एग्जाम्पल दिया था कि कृषि से संबंधित नियम कानून कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी, उसको रेगुलेट कौन करेगा, उसको जमीनी स्तर पर लागू कौन करेगा, वो कार्यपालिका करेगी। अगर उससे संबंधित कुछ कमियां रह जाती है, कुछ खामियां रह जाती है तो उस मतलब जो है उसका समाधान कौन करेगा, न्याय कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेगी। क्लियर, तो यहां तक मैंने जो है कल की क्लास में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। और कल की क्लास में एक चीज और, मैंने जो है जो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो जो है दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के हैं। मैं यहाँ पर अगर लिखूं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल की क्लास में हमने बता दिया था, दरअसल ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, दरअसल ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बता दिया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और जैसा कि मैंने बताया ये दरअसल राइट विंग में आते हैं, यानी दक्षिणपंथी की सरकार इनको कही जाती है। दक्षिणपंथी की सरकार जो है इनको कही जाती है। तो ये चीज आप लोग इतना सुधार कर लेंगे। क्लियर, अब कुछ अगर एग्जाम्पल आप लोगों को देना होगा कौन सी पार्टियां आती हैं, जैसा कि मैंने बताया भारत में भी प्रेजेंट टाइम में दक्षिणपंथी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट में है। तो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट को भी जो है दक्षिणपंथी की सरकार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को प्रमोट करते हैं, अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं, कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो कला नृत्य वगैरह इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स को जो
जो है ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। क्लियर? तो ये सब सारी चीजों को समझने का प्रयास किया। जैसे अगर मैं बात करूं राइट विंग कौन आता है, जैसे भारत आएगा, इजराइल आएगा, जापान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, ये सब पार्टियां जो है दक्षिणपंथी पार्टियां कही जाती हैं। और वामपंथी की बात करें, जैसे ब्रिटेन हो गया, ब्राजील हो गया, वेनेजुएला, क्यूबा, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब में जिसकी गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, वो जो है वामपंथी की सरकार है। क्लियर? अब वहां पर जैसा कि मैंने बताया, भारत में, इजराइल में, जापान में, अमेरिका में जो इसमें प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है, वो जो है दक्षिणपंथी की गवर्नमेंट है। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटेन में, ब्राजील में, वेनेजुएला में, क्यूबा में, स्पेन में जिसकी गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम में, वो जो है वामपंथी यानी लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट है। क्लियर? तो आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में। आज की पूरी क्लास आप लोगों को संसद के पीठासीन अधिकारियों के ऊपर ही बेस्ड रहने वाली है। ठीक? अब आइए देखते हैं उसके बारे में, संसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में। संसद के पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, इसके बारे में दरअसल हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संसद के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, कैसे ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, इन सब चीजों को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए ठीक तरीके से भी इसको फिर से खींचते हैं, हम इसको फिर से खींचने का प्रयास करते हैं। संसद के पीठासीन अधिकारी। क्लियर? अब आइए एक एक कर, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, संसद के प्रत्येक सदन, जो दो सदन हैं, लोकसभा यानी राज्यसभा, उनके अपने अपने जो है पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर लिखते जाऊं, आप लोग इसको चाहे तो साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, या फिर मैं साइड में ही रहता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर तरीके से विजिबल रहे चीजें। ठीक? अब आइए पॉइंट वाइज मैं इसको नोट डाउन करता हूं, आप लोग भी इसको नोट डाउन करिए। संसद के प्रत्येक सदन के, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। अधिकारी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कौन से, जैसे लोकसभा में अगर मैं बात करूं, लोकसभा में लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको जो है संसद के पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। अब देखिए राज्यसभा में, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति जो होते हैं, सभापति और उपसभापति जो होते हैं, ये इनको जो है संसद के पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। क्लियर? जैसा कि मैंने अभी बताया कि संसद के दो सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं? संसद के दो सदन हैं। क्लियर? लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब दो है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक। पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब बात आती है पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है लोकसभा, लोकसभा में कौन होता है पीठासीन अधिकारी,
तो लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ये होते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो राज्यसभा में जो है सभापति और उपसभापति जो होते हैं ये जो है संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं। आप लोगों को यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। संसद के पीठासीन अधिकारी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब राष्ट्रपति जो है, पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति लोकसभा, इसको और क्लियर लिख दो, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसी लाइन से उठाए गए रहते हैं। अगर आप पीवाईक्यू में देखेंगे तब जैसे यूपीएससी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। निर्धारित करते हैं। तो यहां पर पहले पॉइंट में मैंने लिखा कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट है कि जो लोकसभा में जैसा कि मैंने बताया अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। अब उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख जो है अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं, मतलब लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं। ये दोनों लाइन से बहुत सारे यूपीएससी और पीसीएस के एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति जो जैसा पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। क्लियर? और लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख यहाँ पर मैंने लिखा है कि अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। क्लियर? ये दो लाइन नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यही से जो है पीवाईक्यू में एग्जाम जो है ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। वो कई सारे क्वेश्चन बने, ये नहीं कि काफी बार क्वेश्चन आया है। और आम तौर पर क्या होता है, तीसरा पॉइंट देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, आमतौर पर जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है इसको मैं डायरेक्ट लिखूं अध्यक्ष। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। पद धारण करता है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहली लाइन लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने जो लिखा है टू द पॉइंट चीजें लिखी गई हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, और लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष डिसाइड करते हैं।
और आमतौर पर क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के जीवन काल तक जो है अपने पद पर बना रहता है। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए लोकसभा जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया और लोकसभा विघटित कर दी जाती है, लेकिन अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। वो कब तक बना रहता है, लोक जैसे जो लोकसभा की पहला चुनाव जो होता है, लोकसभा जैसे मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई, उसके बाद जो चुनाव होता है उसकी पहली बैठक तक जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो क्लियर, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अगर लोकसभा भंग भी होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह अपने पद पर बना ही रहता है। अब बात आती है कब तक बना रहता है, तो जब तक जो है लोकसभा का जैसे पुनः गठन न हो जाए, गठन होने के पहली बैठक तक जो है वह लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपने पद पर बना रहता है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 3 मामलों में लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना पद छोड़ सकता है। वो 3 मामले कौन हैं, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर 3 मामला हो जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष इससे पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष 3 मामलों में इससे पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। 3 मामलों में इससे पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। छोड़ सकता है। क्लियर? यहां पर मैंने लिखने का प्रयास किया कि लोकसभा अध्यक्ष जो है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में देखा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के जीवन काल तक अपने पद पर बना रहता है, मतलब अपना पद धारण किए रहता है। लेकिन 3 कंडीशंस ऐसी रहती हैं जिसमें लोकसभा अध्यक्ष उससे पहले भी अपना पद जो है छोड़ सकता है। अब वो 3 कंडीशंस या 3 मामले कौन हैं, अब आइए एक एक करके हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। पहला मामला कौन है, जब लोकसभा मतलब जो है जब उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाए। पहला क्या है, जब सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यानी लोकसभा से सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। पहला मैंने लिखा जब सदन से लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यता अगर समाप्त हो जाए तो वह लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहेगा। अब देखिए दूसरी सिचुएशन है, दूसरी कंडीशन क्या है जब वह अपना पद छोड़ता है। दूसरी कंडीशन है जब वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा यानी लिखित त्यागपत्र सौंप दे। जब वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप दे, जब वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र या त्यागपत्र सौंप दे। क्लियर? 2 कंडीशन हमने लिखा कि जब सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, दूसरा कंडीशन हमने लिखा जब वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा दे दे या लिखित इस्तीफा सौंप दे। तीसरा मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, देखिए तीसरा पॉइंट है कि
लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। जब लोकसभा जो है, जब लोकसभा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा, जब लोकसभा तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा, जब लोकसभा अपने समस्त तात्कालिक सदस्यों के समस्त तात्कालिक सदस्यों के बहुमत के द्वारा संकल्प पास कर दे, संकल्प पास कर दे। क्लियर? मैंने यहां पर 3 पॉइंट लिखा है, मैंने यहां पर जो है 3 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है मैंने यहां पर, देखिए पहले हेडिंग क्या लिखा, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष 3 मामलों में इससे पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। कौन से? जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में यहां पर देखा, एक बार पिछली स्लाइड देख लीजिए तो और ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यहां पर लिखा है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख फिक्स करता है, सॉरी अध्यक्ष के चुनाव की तारीख, और लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष डिसाइड करता है। उसके बाद आमतौर पर अध्यक्ष जो है क्या होता है कि लोकसभा के जीवन काल तक अपने पद पर बना रहता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। जैसे लोकसभा भंग हो गई या विघटित हो गई या फिर लोकसभा का 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद जब समाप्त होती है या उसका विघटन कर दिया जाता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, वह अपने पद को नहीं छोड़ता है। क्लियर? अब बात आती है कब तक बना होता है, अब अगली मतलब नई लोकसभा के गठन से पहले तक, नई लोकसभा का गठन हो जाती है पहली बैठक तक वह अपने पद पर बना रहता है। क्लियर? लेकिन यहां पर मैंने लिखा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है 3 मामलों में, ऐसे 3 कंडीशंस हैं जब लोकसभा अध्यक्ष उससे पहले भी अपना पद जो है छोड़ सकता। अब वो 3 कंडीशंस कौन है, देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है। पहली कंडीशन से यहाँ पर लिखी गई है, जब सदन से यानी लोकसभा मतलब लोकसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए तब वह अपने पद पर नहीं रहेगा। दूसरा कंडीशन से यहाँ पर लिखा गया है कि जब लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र या लिखित इस्तीफा सौंप दे तब वह अपने पद पर बना नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट से यहाँ पर लिखा गया है कि जब लोकसभा अध्यक्ष जो है, जब लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा संकल्प पास कर दे उसके खिलाफ, और हालांकि ये वाली कंडीशन जो है 14 दिन पूर्व नोटिस के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। मतलब ये वाली कंडीशन जो तीसरी कंडीशन है कि जब लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा उसके खिलाफ संकल्प पारित किया जाएगा, तो इस कंडीशन के लिए लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व जो है उसको नोटिस देना पड़ेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा स्लाइड को मैं ऊपर करूं, देखो इस तीसरे वाले कंडीशंस के लिए, इस कंडीशंस के लिए, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को, यहां पर मैं एलएस लिख देता हूं, लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा, नोटिस देना होगा, तभी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यहां तक आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गई होगी आप लोगों को ये वाला पॉइंट। इसको मैं स्लाइड को थोड़ा सा नीचे करता हूं, देखिए विजुअल हो रहा होगा। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि टू द पॉइंट चीजें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक, अब आइए स्लाइड को नीचे करते हैं। देखिए यहां तक आप लोग दिख रहा होगा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष जो है 3 मामलों में अपना पद पहले कब छोड़ सकता है,
जब सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा क्या लिखा है, जब वह लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र या इस्तीफा सौंप दे। तीसरा कंडीशंस लिखा है, जब लोकसभा तत्काल अपने समस्त तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसके खिलाफ संकल्प पास कर दे। हालांकि इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देना होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और जैसा कि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वह नई लोकसभा की बैठक तक जो है पद धारण किए रहता है। अब इस स्टेटमेंट के प्रति आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। अब देखिए बात ये आती है ना, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपनी शक्तियां प्राप्त कहां से करता है। लोकसभा अध्यक्ष को पावर कौन देता है, मतलब कहां से पावर मिलता है, संविधान से मिलता है या उसकी परंपराओं से मिलता है, या फिर कौन देता है लोकसभा अध्यक्ष को पावर? जैसा कि पता है सबको पावर संविधान देता है, कोई कोई मान लीजिए संविधान नहीं देता है किसी इंस्टीट्यूशन संस्थान या किसी को, तो जैसे एक्ट वगैरह पास कर दिया जाता है, उस एक्ट से उनको पावर मिलता है। तो अब बात आती है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन कौन पावर देता है या कौन पावर देता है, इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग पता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है 3 स्रोतों से जो है अपने शक्तियों को प्राप्त करता है। भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम और संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों कर्तव्यों को प्राप्त करता है। तो मैं यहां पर अगर बताऊं आप लोगों को, लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष तीन स्रोतों से लोकसभा अध्यक्ष जो है 3 स्रोतों से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। 3 स्रोतों से अपनी शक्तियों को ग्रहण करता है या प्राप्त करता है। वो 3 स्रोत कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष वो 3 स्रोत कौन होने वाले हैं जहां से लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है? तो वो 3 स्रोत हैं, भारत का संविधान, भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम, और संसदीय परंपराओं से शक्ति। देखिए लोग यहाँ पर लिखा है लोकसभा अध्यक्ष 3 स्रोतों से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम और संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है, टू द पॉइंट आप लोग भी साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। ठीक, यहां पर मैं लिखा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है 3 स्रोतों से, वो 3 सोर्सेस कौन से हैं जहां से लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है? तो यहां पर लिखा गया है भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम और संसदीय परंपराओं से जो है अपनी शक्तियों को क्या करता है? प्राप्त करता है।
तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है कहां से अपनी शक्तियों को प्राप्त करता है। भारत का संविधान लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन नियम और संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियों को क्या करता है, प्राप्त करता है। और अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है कि गणपूर्ति या कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे, क्योंकि सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम जो है सदन की संख्या का 10वां भाग जो है होता है। तो आइए, ये स्लाइड आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है अध्यक्ष का यह कर्तव्य होता है कि कोरम या गणपूर्ति के अभाव में कोरम या गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन को स्थगित कर दे। क्लियर? अब आप लोगों को यह लग रहा होगा कि यह कोरम या गणपूर्ति क्या होता है। क्लियर? आप लोग यह सोच रहे होंगे कि दरअसल कोरम और अध्यक्ष का यह कर्तव्य क्या होता है कि कोरम या गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। अब आइए आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि कोरम या गणपूर्ति है क्या चीज। देखिए, कोरम या गणपूर्ति जो है सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या होती है, ताकि जैसे अगर मैं एग्जांपल, जैसे कोचिंग, जैसे ये होता है ना कई बार कि कोचिंग में अगर मान लीजिए 100 बच्चे आते थे, अगर उसमें कह दिया जाए कि अगर 10 या जैसे 10 बच्चे आएंगे, मिनिमम जो है 10 बच्चे रहेंगे तभी आप लोगों की क्लास चलेगी, और 10 से अगर 9 हुए, 10 से कम हुए तो आप लोगों की क्लास नहीं चलेगी। उसी अनुसार सदन में भी ऐसा होता है। कोरम या गणपूर्ति उसको नाम दे दिया गया है कि अगर मिनिमम इतने सदस्य रहेंगे तभी सदन की बैठकें मतलब जो है संचालित होगी, सदन चलेगा, नहीं तो सदन जो है नहीं चलेगा। तो उसी को कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। मैं यहाँ पर उसके डेफिनेशंस को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। देखिए, कोरम या गणपूर्ति का मतलब क्या होता है। कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। न्यूनतम संख्या होती है। क्लियर? कोरम या गणपूर्ति सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। अब यह संख्या कितनी होती है, बात आती है कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या। अब न्यूनतम संख्या कितना होती है, तो कुल सदस्यों के 1/10वां हिस्सा होती है। कोरम या गणपूर्ति, इसको दूसरे कलम से लिखूं ताकि आप लोग और क्लियर। कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति जो है कुल सदस्यों का मतलब सदन के कुल सदस्यों की बात करें, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, या फिर आप लिख सकते हैं 1/10वां हिस्सा होता है। क्लियर? अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूं।
यहां पर मैंने लिख दिया है, देखिए तीर का निशान लगा दूं ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से समझ पाए। यहां पर मैंने लिखा है कि अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि कोरम या गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। अब बात आती है कोरम या गणपूर्ति है क्या चीज, तो कोरम या गणपूर्ति जो है सदन के सदस्यों की मिनिमम संख्या होती है। कोरम या गणपूर्ति जो है सदन के सदस्यों की एक मिनिमम संख्या होती है। जैसे मैंने बताया, कोचिंग का एग्जांपल दिया कि अगर जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, अगर कहा जाएगा कि 10 बच्चे या 20 बच्चे 20 बच्चे फिक्स कर दिया जाए कि अगर 20 बच्चे आएंगे मिनिमम तभी आपकी कोचिंग या स्कूल जो है संचालित किया जाएगा, चलेगा। अगर 20 बच्चे से कम रहेंगे तो कोचिंग नहीं चलेगा। उसी के अनुसार सदन में भी फिक्स किया गया है कि जो कोरम या गणपूर्ति जो 1/10वां हिस्सा है कि अगर इतने से कम रहेंगे तो सदन नहीं चलेगी। मतलब वो जो है 1/10वां हिस्सा सदन में वो सदस्यों की संख्या 1/10वां मतलब टोटल सदस्यों का 1/10वां भाग रहना चाहिए, तभी सदन जो है चलेगी। इससे कम रहेगी तो नहीं चलेगी। अगर इससे अधिक है तो चलेगी, लेकिन मिनिमम फिक्स किया गया है कि मिनिमम इतना सदस्यों की संख्या होनी चाहिए सदन को चलाने के लिए। क्लियर। वही यहाँ पर लिखा गया है कि कोरम या गणपूर्ति क्या होता है, कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। यहाँ पर 1/10वां हिस्सा लिखा गया है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। ये भी देखेंगे यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 2-3 बार पूछा है कि कोरम या गणपूर्ति वहां पर दिया 1/16वां हिस्सा होता है, 1/20वां हिस्सा। लेकिन आप लोग याद कर लीजिए कोरम या गणपूर्ति जो है टोटल मेंबर की जितने मेंबर होते हैं बड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पर, जैसे लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूं, प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है कितनी है, 445 545 सदस्य। हालांकि 2 इस समय नहीं है क्योंकि 2 एग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। प्रेजेंट टाइम 543 हैं, लेकिन मैं 545 बता रहा हूँ। मान लीजिए 545 है तो 10वां हिस्सा, इसका 10वां हिस्सा 1/10, इसका 10वां हिस्सा कितना होता है, तो 54 मतलब 54 सदस्य रहेंगे तभी कुल मिलाकर सदन की संख्या सदन जो है चलेगा। 1/10वां 545 का 10वां हिस्सा निकाल दीजिए। जैसे राज्यसभा की मैं बात करूं, राज्यसभा में प्रेजेंट टाइम करंट में जो है 245 मेंबर हैं, तो 245 का 10वां हिस्सा अगर आप निकालेंगे तो 245 मतलब 25 सदस्य मिनिमम रहेंगे तभी जो है वो राज्यसभा जो है चलेगी, नहीं तो उसके बाद उसकी जो है मतलब नहीं चलेगी राज्यसभा। क्लियर। तो ये कोरम या गणपूर्ति के बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। क्लियर। अब आइए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहा करिए, या फिर इसको मैं अक्सर साइड में ही रहता हूं तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके बाद में चीजों को नोट डाउन कर लिया करिए। क्लियर। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापतियों को नियुक्त करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। क्लियर। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रायोजन समिति का अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो, अब आइए इसको लिख ही देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सभापति को मनोनीत करता है। अध्यक्ष और अगर आप लोगों को क्लास स्लो लग रही हो तो आप लोग 1, 2x, 3x के स्पीड में देख सकते हैं इसको। क्लियर। तो लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सभापति को मनोनीत करता है या फिर नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। क्लियर। और लोकसभा अध्यक्ष जो है स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रायोजन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक।
मैंने यहाँ पर लिखा लोकसभा अध्यक्ष सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष सभापति को मनोनीत करता है और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है और उसके या उनके उसके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। पर्यवेक्षण भी करता है। पर्यवेक्षण का मतलब है कि जैसे उनके कार्यों को रिव्यू भी करता है, उनके कार्यों को वह देखता है कहाँ गलत है कहाँ सही है, इन सारी चीजों को लोकसभा अध्यक्ष जो है देखता भी है। क्लियर? तो मोटा मोटी रिव्यू करता है। ठीक, ये इसको मैं थोड़ा सा एरो दे दूं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष स्वयं भी जो है लोकसभा अध्यक्ष स्वयं कार्य मंत्रणा समिति सामान्य प्रायोजन समिति लोकसभा अध्यक्ष जो है कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन समिति और नियम समिति का अध्यक्ष होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर लिखा गया है, इसको रेड पेन से मैं लूं। देखिए यहां पर लिखा गया है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है वह सभी संसदीय समितियों के, यहां पर लिखा है अध्यक्ष और सभापति को मनोनीत करता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, जो भी चीजें अध्यक्ष या सभापति को मनोनीत करता है और उनके कार्यों का जो है पर्यवेक्षण भी करता है, मतलब उनके कार्यों का रिव्यू भी करता है। क्लियर? और लोकसभा अध्यक्ष जो है स्वयं वह खुद जो है कार्य मंत्रणा समिति, मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूं, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन समिति और नियम समिति का स्वयं भी जो है वह प्रेसिडेंट होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कि लोकसभा अध्यक्ष जो है सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सभापति को मनोनीत करता है या खुद चुनता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। क्लियर? लोकसभा अध्यक्ष स्वयं भी जो है कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रायोजन समिति और नियम समिति का स्वयं भी जो है अध्यक्ष होता है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइए लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ने क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये सभी कौन होते हैं? संसद के पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति जो होते हैं क्या होते हैं? संसद के पीठासीन अधिकारी जो है होते हैं। तो आप लोगों को ये चीज पता रहना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में अगर पूछ ले तो आपको पता ही नहीं है कि भैया पीठासीन अधिकारी होता कौन है। क्लियर? लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में क्या करते हैं देखते हैं। देखिए लोकसभा उपाध्यक्ष, क्लियर?
अब आइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए, ठीक जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, जैसा कि मैंने बताया पहले पिछली स्लाइड में कि लोकसभा मतलब जो है अपने सदस्यों के बीच से ही लोकसभा अध्यक्ष को चुनती है। अध्यक्ष को कैसे चुनती है, लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उसी मेंबर्स में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष जो है चुना जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से ही जितने मेंबर्स होते हैं उसी में से ही एक को उपाध्यक्ष जो है चुना जाता है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मैं इसको लिख भी देता हूं, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से ही अपने सदस्यों के बीच से ही उपाध्यक्ष को चुनती है, मतलब कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष का भी इसी तरह जितने मेंबर्स होते हैं उसी में से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जितने ही मेंबर्स रहते हैं उसी मेंबर्स में से एक को जो है उपाध्यक्ष को जो है चुन लिया जाता है। क्लियर? देखिए, इसको मैं लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से ही उपाध्यक्ष को क्या करती है, चुनती है। क्लियर? अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इस लाइन को भी लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल सकते हैं। अध्यक्ष को चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है, क्लियर? जब जैसे ही अध्यक्ष को चुना जाता है उसके पश्चात जो है क्या होता है, उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। क्लियर? ये दो लाइन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर? और अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। सदन के जीवन पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। जैसा कि मैंने अध्यक्ष के बारे में आप लोगों को बताया कि अध्यक्ष जो है लोकसभा के जीवन काल तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक उसी प्रकार उपाध्यक्ष भी लोकसभा के जीवन काल तक अपने पद पर बना रहता है। क्लियर? अब बात ये आती है कि कब छोड़ता है अपना पद। तो जैसा कि मैंने बताया लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, जैसे लोकसभा विघटित हो गई तो अपना पद नहीं छोड़ेगा, नई लोकसभा के गठन के पहली बैठक तक जो है अपना पद पर बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से उपाध्यक्ष भी। क्लियर? लेकिन जैसा कि अध्यक्ष के बारे में मैंने बताया 3 कंडीशंस में लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना पद छोड़ता है। वो 3 कंडीशंस होते कौन है, जैसा कि मैंने बताया जब सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा कंडीशंस मैंने बताया जब वह
मतलब जो है उपाध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा या त्यागपत्र सौंप दे। तीसरा कंडीशन बताया, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि इस वाले कंडीशंस में उसको 14 दिन की पूर्व नोटिस भी देना आवश्यक है। ये 3 कंडीशंस का है, वही 3 कंडीशंस जो है लोकसभा उपाध्यक्ष में लागू होती है। आइए एक एक करके मैं जल्दी से उसको लिखने का प्रयास करता हूँ। क्लियर? तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। वो स्लाइड लिख देता हूं, उसके बाद इस स्लाइड को भी आप लोगों को विजुअल करूंगा, दिखाऊंगा। देखिए 3 कंडीशंस में, इसको भी 3 कंडीशंस में, 3 स्थितियों में, 3 स्थितियों में लोकसभा उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ सकता है, अपना पद छोड़ सकता है। अब वो 3 स्थितियां या 3 कंडीशंस कौन है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो 3 कंडीशंस कौन है जब अपना पद छोड़ता है। पहली कंडीशंस हमने बताया था जब सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, तो वही कंडीशंस इसमें भी है। जब सदन से इनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, इनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, पहली कंडीशन मैंने क्या बताया, जब सदन से इनकी सदस्यता जो है क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और देखिए ये क्या आ गया, जब सदन से उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाए। और दूसरा कंडीशंस मैंने बताया, इसको दूसरे फॉन्ट से लिखता हूं, जब सदन से इनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, जब वह अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दें या त्याग पत्र दे दें, जब अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दें, अपना त्यागपत्र दे दें। तीसरी कंडीशन हमने बताया, तीसरी कंडीशंस मैंने बताया कि जब लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा, जब लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा उनके खिलाफ संकल्प पारित कर दिया जाए, उनके खिलाफ संकल्प पारित कर दिया जाए, संकल्प पारित कर दिया जाए, पारित कर दिया जाए। यहां तक आप लोगों को क्लियर विजुअल हो रहा होगा। अब इसको मैं और छोटा अगर करने का प्रयास करूं, यहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लियर? अब आइए इसका फॉन्ट चेंज करके आप लोगों को समझाता हूं। जैसा कि मैंने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा या बताया, वही सेम कंडीशंस लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी अप्लाई होती है। क्लियर? जैसा कि यहाँ पर लिखा गया कि 3 कंडीशंस में या 3 स्थितियों में जो है
लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपना पद रिक्त कर सकता है, छोड़ सकता है। वो 3 कंडीशंस कौन हैं यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि जब सदन से इनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाए, जब वह यानी लोकसभा के सदस्य न रहें, उनकी सदस्यता 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या कोई अन्य रीजन से वो अपना पद छोड़ दे, तो लोकसभा उपाध्यक्ष से भी उनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है कि जब अध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र या लिखित इस्तीफा सौंप दे, तब भी इनका पद रिक्त हो जाएगा, अपना पद छोड़ सकते हैं। तीसरी कंडीशन से यहाँ पर लिखी गई है कि जब लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा उनके खिलाफ संकल्प पारित कर दिया जाए, तब भी अपना पद छोड़ सकते हैं। हालांकि ये तीसरी वाली कंडीशंस के लिए लोकसभा उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व का नोटिस देना होगा, तभी उनके खिलाफ ये कार्रवाई, तीसरी वाली कार्रवाई, उनके खिलाफ संकल्प जो है पारित किया जा सकता है। क्लियर? आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि चीजें यहाँ पर टू द पॉइंट क्या है, लिखी गई हैं। क्लियर? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब बात आती है कि अध्यक्ष ज्यादा पावरफुल होता है या फिर उपाध्यक्ष। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि आप लोग पिछली स्लाइड में ले चलूंगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा था लोकसभा उपाध्यक्ष कि लोकसभा जो है अपने सदस्यों के बीच से ही उपाध्यक्ष को चुनती है, जैसा कि अध्यक्ष को अपने बीच से। दूसरी कंडीशन, अध्यक्ष को चुने जाने के बाद ठीक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। अब अध्यक्ष की तरह ही जो है उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपने पद पर जो है बना रहता है। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया 3 कंडीशंस में उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ सकता है। तीनों कंडीशंस यहाँ पर बताया मैंने। अब बात ये आती है, दिमाग में ये आ रहा होगा कि अध्यक्ष ज्यादा पावरफुल है या उपाध्यक्ष ज्यादा पावरफुल है, किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं। ये सब चीजें दिमाग में कई बार बातें क्लिक करती रहती है, कौन ज्यादा पावरफुल है, तो इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहली चीजें आप लोग ये जानिए कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, मतलब उसके अधीन नहीं होता, वो डायरेक्ट जो है संसद के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। क्लियर? ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के अधीन, अधीन का मतलब है कि अध्यक्ष के नीचे, मतलब वो जो कहे वही चीज करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह संसद के प्रति सीधे उसकी जवाबदेही क्या होती है, होती है। क्लियर? मैं इसको पॉइंट वाइज लिखता भी हूं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, यानी लोकसभा के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, के अधीनस्थ नहीं होता है। क्लियर? जो उपाध्यक्ष है वह अध्यक्ष के अधीनस्थ क्या होता है, नहीं होता है। वह लोकसभा के प्रति, मतलब उसकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति क्या होती है, होती है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। यहां पर लिखा गया है ये वाला पॉइंट कि जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है यह जो है अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष, और ये जो उपाध्यक्ष है ये लोकसभा उपाध्यक्ष की बात चले। जो उपाध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, ये चीज जान लीजिए। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में दे देगा कि अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर? तो
उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो है क्या होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति जो है होती है। और उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार, एक स्पेशल राइट होता है कि जब कभी भी किसी संसदीय समिति का वह उसे सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका सभापति जो है बन जाता है। उपाध्यक्ष के पास, देखिए दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है, एक विशेषाधिकार होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार, कौन सा विशेषाधिकार होता है कि जब कभी भी उसे संसदीय समिति का, जब कभी भी उसे किसी संसदीय समिति का, जब कभी भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है, संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसको मैं दूसरे तीर से, यहां पर मैं लिखा हूं कि उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट जो है संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, उसकी जवाबदेही संसद के प्रति होती है। दूसरे पॉइंट में यहां पर लिखा गया है कि जो उपाध्यक्ष है उसके पास एक स्पेशल राइट होता है, उसके पास जो है एक विशेषाधिकार होता है। कौन से विशेषाधिकार होते हैं? कौन से विशेषाधिकार होते हैं कि जब कभी भी उसे जो है किसी संसदीय समिति का यानी पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका वह सभापति जो है बन जाता है, उसका चेयरपर्सन बन जाता है। क्लियर? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बार मैं पॉइंट को फिर से पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से जो है संसद के प्रति जो है क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार या स्पेशल राइट होता है कि जब कभी भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह उसका क्या बन जाता है, सभापति बन जाता है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। क्लियर? और एक चीज इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि 10वीं लोकसभा तक क्या था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होगा और उपाध्यक्ष जो है मुख्य विपक्षी दल से होगा। अब आप लोग स्लाइड चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो स्लाइड नोट डाउन कर चुके होंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, 10वीं लोकसभा तक क्या था, देखिए 10वीं लोकसभा तक क्या था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहां मैं लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूं। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे, अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे, मतलब जिसकी पार्टी गवर्नमेंट में होती थी, अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे, दल के लेकिन 11वीं लोकसभा से यह सहमति बनी, यह सहमति बनी कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होगा, मतलब जिसकी पार्टी सत्ता में है या गवर्नमेंट में है, अध्यक्ष जो है वो सत्ताधारी दल से होगा, और उपाध्यक्ष जो है मुख्य विपक्षी दल से होगा, मुख्य विपक्षी दल से होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एरो का निशान ले लूं, उसके बाद इसको आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। ठीक, अब आप लोगों को क्लियर विजुअल हो रहा होगा। देखिए यहां पर मैं लिखा हूं 10वीं लोकसभा तक जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात चल रही है कि 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी का मतलब होता है जिसकी पार्टी गवर्नमेंट में हो उसी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते थे 10वीं लोकसभा तक। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि 10वीं लोकसभा तक जिसकी पार्टी गवर्नमेंट में रहती थी, यानी सत्ता में रहती थी, सिस्टम में रहती थी, उसी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनते थे। लेकिन 11वीं लोकसभा से क्या हुआ, यहाँ पर देखिए डेट याद रखिए, 11वीं लोकसभा से क्या हुआ, एक सहमति बनी यह कि जो अध्यक्ष होगा यानी लोकसभा अध्यक्ष होगा वह सत्ताधारी दल, मतलब जिसकी पार्टी गवर्नमेंट में है उसी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। क्लियर, 11वीं लोकसभा से यह बना। और उपाध्यक्ष, जो लोकसभा उपाध्यक्ष होगा वह जो है मुख्य विपक्षी दल से होगा। मतलब जैसे विपक्षी पार्टियां जो है प्रेजेंट टाइम में कई सारी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, कई सारी पार्टियां, लेकिन जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी जो है उसी पार्टी का उपाध्यक्ष बने। जैसे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट जो है सत्ता में है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट में है, तो प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वह बीजेपी के ही है, लेकिन जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के मेंबर हैं, क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है लोकसभा में, तो इसलिए उपाध्यक्ष किस पार्टी का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा से यह सहमति बनी कि अध्यक्ष जो है सत्ताधारी दल को होगा, यानी जिसकी पार्टी गवर्नमेंट में होगी, सिस्टम में होगी, उसी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, और उपाध्यक्ष जो है मुख्य विपक्षी दल से बनेगा। मुख्य विपक्षी का मतलब जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी पार्टी का उपाध्यक्ष बनेगा। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग कुछ और जानने का प्रयास करते हैं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में। क्लियर, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी जो हैं, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में मैंने
बता दिया आप लोगों को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। अब आइए राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में पढ़ने का प्रयास। जैसा कि मैंने बताया अभी पिछली स्लाइडों में कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी जो है सभापति और उपसभापति जो है राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। आइए इसको बताने का, लिखने का प्रयास करता हूं। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हो गया क्या सर? राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी क्लियर। अब राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। यहां पर मैं स्लाइड लिख दूं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति क्लियर। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बजाय वो अलग नाम दे दिया गया है, सभापति उपसभापति, क्योंकि जब लोकसभा राज्यसभा दो अलग अलग नाम है, तो उसी प्रकार जो है उसको मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनके नाम को भी अलग अलग रखा गया है क्लियर, ताकि एक क्लियर तरीके से समझ में आए कि लोकसभा की बात कर रही हो चल रही है कि राज्यसभा की बात चले क्लियर। नहीं तो क्योंकि दोनों में आप जानते हैं कि देश के बारे में जो समस्याएं रहती है, जो कमियां रहती हैं, उसी के लेकर नियम कानून बनता रहता है। तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोकसभा में चर्चा चल रही कि राज्यसभा में। उसी प्रकार जैसे अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ले लेंगे तो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि लोकसभा की चर्चा चल रही। अगर सभापति और उपसभापति का अगर नाम ले लेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि उस समय जो है राज्यसभा की चर्चा चल रही है। तो दोस्तों ये वाली क्लास चूंकि भी लंबी चलेगी, तो इसलिए इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। इस क्लास को जो है मैं कल से कंटिन्यू करूंगा, और आप लोग इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि आप लोगों की पॉलिटी वाली क्लास जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, और आप लोगों को एक बेहतर तरीके से पॉलिटी एक समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।